चलिए, तो आज हमारा वेव्स का लेक्चर 3 है एंड एज आई टोल्ड यू इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो अगर बेटा आपको ध्यान हो, तब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, एक सेकेंड, तो लास्ट क्लास हमारी बात हुई थी वेलोसिटी ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ वेव पर, राइट। मैंने आपको इतना बता दिया था कि v कुछ इस तरह से रिलेट करता है। अब एग्जैक्ट रिलेशन क्या वो हम आज देखेंगे। ठीक है, कि टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दिस इज व्हाट लीनियर मास डेंसिटी है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, मास पर यूनिट लेंथ। यस मैम। बिल्कुल, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मोटी रस्सी होगी उतना कम वेव का उसमें प्रोपोगेशन होगा, जितनी टाइट बंदी होगी उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, वेव का प्रोपोगेशन होगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा चीज है, कोई इशू नहीं है इस चीज में, राइट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, बोलो बेटा। नो मैम। दैट्स वेरी गुड। अब हम दूसरी बात करते हैं। हमने एक चीज डिस्कस की थी बेटा, फेज डिफरेंस, अगर आपको ध्यान हो, है ना। हमने दो तरीके से फेज डिफरेंस को डिस्कस किया था। एक डिस्कस किया था फेज डिफरेंस ऑफ सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, है ना। टाइम जो था वो डिफरेंट था बट पार्टिकल सेम था। दूसरा हमने फेज डिफरेंस डिस्कस किया था सेम टाइम पर बट डिफरेंट पार्टिकल्स का, एट सेम टाइम फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, ये चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले देखो, आज हम सिर्फ दो चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड ऑफ वेव पर, ठीक है, हम उसको पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। यस मैम। दूसरी बात करेंगे बेटा हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 12th में भी जो आज मैं यहाँ पढ़ाऊंगी ना, वही सेम चीज बिल्कुल डिट्टो उठ के, बस यहाँ पे हम पढ़ेंगे साउंड वेव के लिए, वहां वो हो जाएगा लाइट वेव के लिए, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं आना। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। बेटा देखो क्या है कि ये दो एंड है, ठीक है, एक ये फिक्स सपोर्ट और बेटा एक फिक्स सपोर्ट ये हो गया। ठीक, इन दोनों फिक्स सपोर्ट्स के बीच में यहां पर एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसमें बम्प क्रिएट किया। आपने क्या करा, इसमें बम्प क्रिएट किया। एक सेकेंड, तो देखो कुछ ऐसा तो बन जाएगा ना, राइट। यस मैम। अभी जो बम्प है आप ध्यान से समझो, तो उस पर लगातार फोर्स लग रही है ना, टेंशन की फोर्स लग रही है ना। मैंने एक छोटा सा इसमें एलिमेंट लिया डीएल, और मैंने इसको जूम करके देखा कि क्या हो रहा होगा वहां पर। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, उसको मैंने ये देखो ऐसे जूम कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको थिकन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये एक रोप है। ठीक है, ये हमने डीएल जो आर्क थी वो ले ली, दिस इज डीएल लेंथ। अब बेटा एक बात बताओ, अगर कोई आर्क है तो उसका कोई सेंटर भी होगा, है ना। यस मैम। वहां कहीं हमने इसका सेंटर कंसिडर कर लिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस, राइट। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर रोप क्या कर रही होगी, दोनों तरफ से इस पे टेंशन लगा रही होगी, यानी कि एक टेंशन ऐसे जा रही होगी टेंजेंशियली, है ना, टेंजेंशियली जा रही है, और दूसरी टेंशन बेटा इस तरह से लग रही होगी, है ना। भाई रोप है, रोप के हर पार्ट अगर एक दूसरे पे टेंजेंट मतलब टेंशन लगा रहे होंगे ना, देखो फिक्स एंड से है, टेंशन लग रही होगी, आप जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहो वहां के अपोजिट, जैसे मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ तो इधर की तरफ लग जाएगी, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ ऐसे लग जाएगी। नॉर्मल सी बात है, कोई इशू नहीं इसमें, राइट।
तो टेंशन यहाँ पे फोर्स लग रही है। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने एक चीज ऐसी कंसीडर कर ली कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा और बेटा दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? अगर किसी को Yes, समझ में, ma'am. चलो ठीक है, दैट्स वेरी गुड नैना, आपको क्लियर हो गया। एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आया, ठीक है? अगर किसी को इश्यू हो तो मुझे बताना। देखो मैंने आपको बोला ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, सेम सर्कल पर है, तो बेटा ये एंगल 90 डिग्री हो गया ना, राइट? आप इसको थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर दो, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 90 माइनस थीटा, राइट? इसको आप फर्दर आगे एक्सपेंड कर दो तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, राइट? अब अगर ये 90 डिग्री है तो बेटा ये भी तो 90 डिग्री, क्योंकि ये भी तो देखो रेडियस ही है भाई, आगे तो बढ़ा दी है तो रेडियस ही, तो दिस इज ऑल्सो 90। अगर ये 90 माइनस थीटा तो आपके पास ये थीटा बच गया। कोई दिक्कत क्या? हाँ या ना? No, ma'am. दैट्स वेरी गुड। तो यहां पर आपको एक टेंशन यहां देखो, इसका एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा टी कॉस थीटा, और एक बेटा इस तरह से चला जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है? सिमिलरली आपको यहां मिल जाएगा टी कॉस थीटा और यहां आ जाएगा आपके पास टी साइन थीटा। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो टी कॉस थीटा तो कैंसिल हो गए, सेंटर की तरफ मुझे 2t साइन थीटा फोर्स मिली ना, बोलिए। Yes, ma'am. ओके, तो यही तो वो फोर्स है ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स को हम mv²/r रख देते हैं, Yes, ma'am. ठीक है? अब जब हमने छोटा सा लेंथ लिया है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही छोटा सा इसमें मास होगा, छोटा सा मास, छोटी सी लेंथ, एंगल भी बहुत छोटा होगा। जब बेटा आप यहाँ पे मास को dm लिख सकते हो और थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है? थीटा बहुत स्मॉल है, तब आप क्या कह सकते हो? अगर थीटा भी स्मॉल, मास भी dm, तो आप इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो। बताइए, इज दैट ओके? जब थीटा बहुत छोटा होता है तब हम क्या करते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं। देखो साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिया, 2t का 2t रहा। Yes, ma'am. सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, हमको पता है ये चीज कि म्यू इज इक्वल्स टू लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं कंसीडर करूं छोटा सा मास, छोटी सी लेंथ, तो ये भी तो म्यू के बराबर ही होगा। तो ये जो डीएम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह मैं म्यू डीएल भी तो लिख सकती हूँ, तो लिख देते हैं। देखो वो एक्सप्रेशन ऐसे दिख गई। अब एक बात मुझे बताओ, आपको क्या एक चीज पता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, है ना? कल भी हमने डिस्कस Yes, किया ma'am. क्लास में। Yes, तो ma'am. एंगल यहाँ पे कितना है? 2 थीटा। देखो 2 थीटा। आर्क क्या है जो आपने कंसीडर की थी? डीएल लेंथ। और बेटा रेडियस कितनी है? आर। यहां से आप देखो आपको क्या मिल जाएगा, डीएल का वैल्यू मिल जाएगा r2 थीटा, यहां पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम सिंपल देखो कट करते हैं इसको, r से r कैंसिल, ठीक, 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे बचा म्यू v² इज इक्वल्स टू टी। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, रीअरेंज कीजिए, देखिए ये आपके पास रिलेशन आ गया, ठीक है? जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कल की क्लास में, इस तरह से जो हमने डिस्कस किया था, देखो उसका रिजल्ट हमको यहाँ दिख गया कि हाँ बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, v इज इक्वल्स टू √t/μ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता बेटा? No, ma'am. वेरी गुड। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बड़ा सुनने में अजीब लगता है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, अरे तुमने कभी नहीं पढ़ा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इंटरफेरेंस बड़ी सिंपल चीज है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ ना
तो हिंदी में इसका मतलब है, हिंदी में देखो मैं डर नहीं लगता, हिंदी अपनी लैंग्वेज है ना, हिंदी में बोलो तो ये क्या है, वेव का मिलना। अगर मैंने मिलना की स्पेलिंग सही लिखी है, तो मुझे लगता है मैंने सही लिखी है, तो बिल्कुल, जब दो वेव आपस में मिलती हैं, इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, तब क्या होता है, वो कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही में बता रही हूँ, जो यहाँ पे लिखा जाएगा ना एग्जैक्ट वही का वही आपको 12th में दिख जाएगा। तो अभी अच्छे से समझ लो, क्योंकि कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि आप 11th में पढ़कर आए हो, ये तो आपको पता होगा। तो आज अच्छे से पता कर लो कि इंटरफेरेंस है क्या, वेव्स का मिलना। ठीक है, अब एक कंडीशन सोचते हैं बेटा। सोचो यहाँ पे एक सोर्स है S1, ठीक है, वहां पे लाइट हो जाएगा, यहाँ पे हम साउंड पढ़ेंगे। तो ये कोई लाउड स्पीकर है S1 और ये कोई लाउड स्पीकर है S2। अभी यहां से साउंड वेव निकलेगी, राइट, और कोई पॉइंट ले लीजिए ये P, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। अब होगा क्या कि सोर्स S1 से एक वेव निकली होगी कुछ इस तरीके से, राइट। सिमिलरली बेटा इस S2 सोर्स से भी निकली होगी एक वेव, ऐसे ही हुआ होगा, बोलो हाँ या ना, तो बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं ये एक देखो, आपको ये देखने में लग रहा है कि जो ब्लू वाली वेव है इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये जो ग्रीन वाली वेव है इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं ये मान लेती हूं कि इनके बीच x1 डिस्प्लेसमेंट रहा होगा p तक पहुंचने के लिए। और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं, किसकी, S1 की, देखो ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस फाइव। ये एक क्या है, ये हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है ना, हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ वेव, ये प्लेन Yes, प्रोग्रेसिव वेव ma'am. का इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा सोर्स 2 से निकलने वाली वेव का, y इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस फाइव। अभी सिर्फ इनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है, बाकी सब चीज बराबर है, देखो पूरा फेस सेम है, ठीक है। लेकिन अब जब इन्होंने इस पॉइंट P पर पहुंचने के लिए डिफरेंट रास्ता सिलेक्ट करा, एक x1 से जा रहा है, एक x2 से गया, तो यहां मैं लिखना भूल गई, दिस इज x2, राइट। तो जब इन्होंने एक रास्ता ऐसा सेलेक्ट किया जो डिफरेंट डिफरेंट, उनमें देखो x1 अलग है, x2 अलग है, आपको साफ दिख रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, सिर्फ इस केस में अगर हम बात करें। तो एक बात मुझे बताओ, ये x2 माइनस x1 क्या हुआ, इनके बीच कितना डिफरेंस है, वही तो ना, दो पाथ के Yes, बीच में ma'am. कितना डिफरेंस है। तो बेटा इस क्वांटिटी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस। एक चीज यहां हो गई। अब जब इस पार्टिकल, इस पॉइंट P पर दो वेव मिलेंगी, तो होगा क्या, यहां पे इनका इंटरफेरेंस होगा। अब एक चीज आप आज से समझ लो वेव्स के बारे में, कि वेव में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी वेव एक पॉइंट पर आ रही है, एक वेव अपनी ओरिजिनलिटी को रखती है। मतलब कि अगर ये कोई पॉइंट है, लेट्स से एक्स, इस पर एक वेव ये आई, ठीक है, एक वेव ये आई, कोई वेव यहां से आई, थर्ड वेव, फर्स्ट वाली वेव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस पॉइंट एक्स पर कितनी वेव्स आ रही है। जो फर्स्ट वाला अपनी इंडिविजुअलिटी लेकर चल रहा है, वो जो काम कराना चाहता है एक्स पर, वो वही कराएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखेंगे, वेव्स कैरीज देयर इंडिविजुअलिटी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई दूसरी वेव क्या कह रही होगी, क्या कर रही होगी, जो उन्हें करना है वो वही करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट। अब Yes, दिक्कत ma'am. आती है कि इस पॉइंट पी पे करेगा क्या, क्या करेगा ये पॉइंट पी। तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि जब किसी पॉइंट पे बहुत सारी वेव्स आ रही हो ना, तो जो रिजल्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का, दैट्स इट, बस ये बोला जाता है, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
The resultant displacement is the vector sum of individual displacements. बात खत्म. ठीक. अब इस हिसाब से जो हमने, देखो एक और चीज में आप ध्यान देना, इसका मतलब क्या है. सपोज एक सोर्स से एक वेव आई कुछ इस तरीके से, ठीक है. दूसरी वेव आई और वो भी उस पार्टिकल को यही बोल रही है कि भाई तू भी ऊपर चल. देखो पहली वेव ने भी बोला, बस पहली वेव ने बोला 4 ऊपर चल, दूसरी वाली वेव ने बोला सपोज 2 ऊपर चल. एक एग्जांपल दे रही हूँ, 4 और 2, ठीक है. तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ना, ये कुछ ऐसा आएगा. छह ऊपर गया, ठीक है. फॉर एन इंस्टेंस, अगर यहां पर कोई वेव ऐसी मिल गई आपको, एक कह रही है नीचे चल और एक कह रही है कि ऊपर, तो ये अगर ये दोनों सेम बोल रहे हैं, ये बोल रहा है 4 नीचे चल, ये बोल रहा है 4 ऊपर चल, तो ये जो वेव है ना बेटा, ये जो वेव है ये कुछ भी फॉर्म नहीं होगी. नो वे. समझ में आ रहा है आपको कैसे काम करती हैं चीजें? हाँ बेटा. Yes, ma'am. ओके ओके गुड स्नेहा. अगर बस सिंपल सी बात है, अगर दोनों बोल रहे हैं कि ऊपर ऊपर चल तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा, दोनों बोल रहे हैं नीचे 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 चल, ज्यादा नीचे जाएगा. एक बोल रहा है ऊपर चल, एक बोल रहा है नीचे चल. अगर ये ऊपर नीचे जाना दोनों का बराबर बराबर है तो वो कोई वेव फॉर्म नहीं करेगा, कोई एम्पलीट्यूड नहीं आएगा. अगर एक बोल रहा है +4, एक बोल रहा है -2, तो वो ऊपर जाएगा +2 से. समझ रहे हो? कोई बोल रहा है -5, एक बोल रहा है +4, तो वो -1 जाएगा. ये चीज समझ में आई क्या? Yes, ma'am. ओके, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज. अब हम इस चीज को ना यहाँ पे लगा कर देखते हैं. एक बात बताओ, वेव क्या है? कलेक्शन ऑफ एसएचएम. तो जो सोर्स 1 से वेव निकली है वो भी एसएचएम कराना चाह रही है, जो सोर्स 2 से निकली है वो भी एसएचएम कराना चाह रही है. बट दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा एसएचएम है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पी पर इक्वेशन लिखूं तो देखो y की बनेगी सोर्स 1 की वजह से a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस 5, और इसकी वजह से कितनी बनेगी सेकंड सोर्स की वजह से a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2 प्लस 5. ठीक है. अब मैं आपको सिर्फ इसलिए कि आगे आपको दिक्कत ना आए थोड़ा सा, तो एक छोटी सी चीज बता रही हूँ कि फिलहाल के लिए ये मान लो कि जो इनिशियल फेज है वो 0 है, क्योंकि बेटा इस चीज से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा. जो आप अभी एक्सप्रेशन निकालोगे ना बिना 5 के, अगर 5 हो तो आप उस एक्सप्रेशन में पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो इतनी चीज कर लें क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब y1 y2 दो डिस्प्लेसमेंट्स आ गए हमारे पास. हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं. देखिए यहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा y1 प्लस y2 से. वैल्यूज आप पुट करते हैं तो आएगा a1 साइन ओमेगा, सॉरी ओमेगा टी प्लस kx1, a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2. ठीक है, यही आएगा. अब एक बात बताओ, भले ही तो डिफरेंट एसएचएम हैं पार्टिकल पी पर, बट पार्टिकल पी कर तो एसएचएम ही रहा है ना, ऐसा थोड़ी कुछ और कर देगा. जब आप इनपुट उसको एसएचएम का दे रहे हो तो आउटपुट भी तो एसएचएम का ही आ रहा है ना, Yes, राइट? ma'am. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा कुछ इस तरीके का आपको दिख सकता है. बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? No, ma'am. No, ma'am. अब अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर याद है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए. अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर एडिशन याद है तो आपको अब मजा आएगा. यहां पर मुझे एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए और एक थीटा चाहिए, ये दो चीज चाहिए, है ना, तभी तो मैं उसका एक्सप्रेशन पूरा कर पाऊंगी. तो ठीक है, मुझे याद आया कि सोचो ऐसे मान लो कि अगर a1 ये है, मैंने आपको बताया था पार्ट डिफरेंस आ रहा है x2 माइनस x1. बेटा अगर x2 माइनस x1 का पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो
ऐसा बोल सकते हैं क्या कि A2 आगे होगा? क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो, A1 का जो एक्सप्रेशन है इसमें, ये ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, ये इसका फेज है ना, ये भी फेज है ना। अगर x2 बड़ा है तो क्या होगा कि y2 का फेज बड़ा हो जाएगा। अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो फेज डिफरेंस में यही तो करते हैं, दोनों एंगल्स को माइनस कर देती हूँ। यस मैम। यानी कि यहाँ पे अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो इट इज गोइंग टू बी के x2 माइनस x1। बोलो, तो ये चीज मैंने ऐसे बोल दिया कि ये फाई आ गया है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फाई और डेल्टा फाई सब बराबर वाली चीज है। यहां से इनका कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा, ऐसे ही होता था ना। यस मैम। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बन जाए हमसे बात। यहां से हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया और एक ऐसे किया, थोड़ा सा इसको आगे ड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इस A1 को आगे एक्सटेंड कर देना है। बोलो, क्लियर है ना? दिस इज, यस मैम। ठीक है। अब मैं कंसीडर कर लेती हूं कि A1 जो है वो रिजल्टेंट से थीटा एंगल पर है, इस तरीके से। एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये भी A2 हुआ ना, और ये A1 का ही आगे एक्सटेंशन है, यानी कि ये चीज यस मैम। हुई ना, जैसे इनिशियल था वही चीज आ गई। अगर ये फाई है और ये A2 ही है तो हमको पता है कि आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हो, राइट? आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा A2 साइन फाई और यहां आ जाएगा A2 कॉस फाई। ठीक है ना? तो सबसे यस पहले मैम। थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर ना, तो ये आ जाएगा A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। इज दैट ओके? आपके पास यस मैम। थीटा का वैल्यू आ गया। अब ए आर तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई तो मुझे आप, भाई A1 A2 दो वेक्टर है, अगर आप इन दो वेक्टर का सम कर दो तो बड़ी सिंपल चीज है। वेयर cos phi is the angle between A1 and A2। यस मैम। रिजल्टेंट देखो, हमने सब कुछ निकाल दिया, AR भी निकाल दिया, थीटा भी निकाल दिया, बात खत्म। हमारी वाली एक्सप्रेशन आ गई, राइट? यस मैम। ठीक है, अब अगर हमारे पास इतना सब कुछ आ गया है तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें, वो आता है इंटेंसिटी का। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। दैट इज इंटेंसिटी। बेटा इंटेंसिटी आज हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, हमने एक बार और इंटेंसिटी को डिफाइन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी ब्लैक बॉडी में, राइट? वहां मैंने आपको बताया था कि जितनी रेडिएशंस आ रही हैं, जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं, उनके परपेंडिकुलर आप एक एरिया कंसिडर कर लो 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, और उसे 1 सेकंड तक आप ऑब्जर्व करो। 1 सेकंड तक देखो कि इस एरिया से कितनी रेडिएशन पास हुई है, दैट नंबर इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को डिफाइन करा था I इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बाय टाइम को आप लिख सकते हैं पावर, पावर बाय एरिया। दिस इज द इंटेंसिटी। याद आया क्या थोड़ा बहुत? यस मैम। हम्म। तब मैंने आपको इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था कि I इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर वी रो मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज समझो बेटा, देखो सबसे पहली बात तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये एक्सप्रेशन कहां से आ गई, इसमें क्या चीज क्या है। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से हम समझते हैं कि क्या चीज क्या है। देखो ये जो एफ है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस v इज द वेलोसिटी या स्पीड मान लो। ठीक है,
रो इज द डेंसिटी एंड बेटा दिस ए, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये इसमें रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये चीज आई कहां से, तो पूरा इसका डेरिवेशन है, लेकिन वो डेरिवेशन अभी सॉल्व कराना इज नॉट वर्थ इट, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लेकिन उस डेरिवेशन से दो तीन चीजें बताना चाहती हूँ, और वो मैं चीजें बताना चाहती हूँ आपको एसएचएम और वेव के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, एसएचएम और वेव के बारे में एक बात मुझे बताओ। देखो, ये इंटेंसिटी इज पावर ना, पावर बाय ए, तो पावर इज एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी का डिस्कशन होने वाला है। ये जो एसएचएम है, इसमें हमने एक ग्राफ देखा था, अगर आपको ध्यान हो, एनर्जी का, इस तरीके का, राइट। हमने एक ग्राफ देखा था, हमने यहाँ देखा था कि Yes, जहां ma'am. भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। हमने यहां देखा कि जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, उधर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी। ये सब कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने देखी पहले, राइट, एसएचएम के अंदर। Yes, ma'am. और हमको एक चीज पता चली थी कि भाई टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी बातें, ये सारा डिस्कशन था बेटा एसएचएम में। अब यूजुअली लोगों को 1000 बार बताने के बाद भी कि एसएचएम इज वेव, नहीं है, एसएचएम इज नॉट अ वेव, है ना, वेव इज अ कलेक्शन ऑफ एसएचएम। उसके बावजूद भी ना लोगों को ऐसा लगता है कि जो एसएचएम में कहानी है वो वेव में भी होगी, बट ऐसा नहीं है। उसका एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है, बट यहाँ बेटा वेरिएबल एनर्जी होती है। वेव के अंदर एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, यहाँ वेरिएबल एनर्जी होती है। यहाँ पर जब आपको काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, तब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। यहां जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है। समझ रहे हो? यानी कि बेटा, अभी मैं आपको ये चीज समझाऊंगी, आपको, मुझे लग रहा है अभी आपको ना दिक्कत होगी चीज समझ में, आई नो, बस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस। ये चीज अगर आपको, देखो फिलहाल बस ये मान लो अभी, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है, तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि वेव के केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन फेज है? Yes, ma'am. और यहाँ पे इसका अपोजिट है, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ इट इज आउट ऑफ फेज। Yes, ma'am. दैट्स गुड। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? तो एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, बेटा मुझे बताना कि आपको समझ में आया वो चीज या नहीं। एक फिक्स सपोर्ट, ठीक है, एक रोप थी, एक यहाँ पे बना देते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, अब है क्या, देखो यहाँ पे एक रोप है, लेकिन हमने क्या करा, इस रोप को जो है इसमें बम्प्स, अरे यार एक सेकंड रुको, एक रोप है ये, ठीक है, इसमें हमने बम्प्स क्रिएट करे, तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, राइट? अब हम Yes, इसमें ma'am. ना कुछ कुछ चीजें यहाँ पे करते हैं मेंशन। ये देखो, एक बात मुझे बताओ, दिस इज मीन पॉइंट ना, एंड दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम। एक बात मुझे सोच के बताओ कि किस पॉइंट में रोप पर सबसे ज्यादा स्ट्रेच होगा, बताओ, स्ट्रेच कहां हो रही होगी ज्यादा, मीन पर कि एक्सट्रीम पर? थोड़ा सा सोचो भाई, स्ट्रेच तो होगी ना, क्योंकि टेंशन है। हमने अभी स्पीड ऑफ वेव वाला स्ट्रिंग पढ़ा था, वहां पे टेंशन देखी थी, तो टेंशन तो है। कहां सबसे ज्यादा होगी, मीन पर कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पर? कोई भी एक आंसर दे दो सोचकर। राइट, स्नेहा ने आंसर दे दिया बिल्कुल कमेंट में, मीन पर। उर्वशी, आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? हम्म, Yes, ma'am.
बिल्कुल सही है, मीन पर ज्यादा होगा खिंचाव। देखो अगर मैं इतना पोर्शन लूं, ठीक है, कंसिडरेशन में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहां देखो, ये है dx, लेकिन आप साफ देख सकते हो कि दिस dl इज लार्जर, ये dl ज्यादा है, तो यहाँ पे dl माइनस dx इतना अमाउंट का स्ट्रेच है। पर अगर आप इसी चीज को कहाँ देखो बेटा, इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पर देखो, दिस इज dl, ये देखो, ये लगभग लगभग किसके बराबर होगा, dx के बराबर होगा, है ना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत माइन्यूट सा चेंज है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मीन पोजीशन पे स्ट्रेच ज्यादा है। अगर स्ट्रेच ज्यादा है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं होगी? एक बात मुझे बताओ, डीएल माइनस डीएक्स इज अ लेंथ ना, दिस इज अ लेंथ ना, और टेंशन Yes, ma'am. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंगली एक वर्क डन है ना, और ये जो वर्क डन है यही स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इज दैट ट्रू और नॉट? Yes, ma'am. अब एक बात मुझे और सोच के बताओ कि रोप में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होगी? उसके पार्टिकल्स की वजह से ना। अगर रोप में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वजह से, तो बेटा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल तो ऐसे चिम कर रहे हैं। भाई Yes, पोटेंशियल एनर्जी ma'am. तो यहां से आ गई, काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, पार्टिकल्स की वजह से। और पार्टिकल्स क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, SHN। अब आपको अगर ये दो चीज समझ में आई तो मुझे हाँ या ना कर दो फटाफट से। Yes, ma'am. समझ आ गई. ओके, तो बस देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको चीज बिल्कुल क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया। अब आपको बस करना ही क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि मीन पर पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम। और बेटा आपको तो पता है कि एसएचएम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी मीन पर। जब हम एक्सट्रीम पर पहुंचे तो यहाँ रोप की पोटेंशियल एनर्जी हो गई मिनिमम, और बेटा काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होती है एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। तो आपको ये चीज समझ में आई क्या, ये वाली चीज हमने लिखी थी कि जहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो रही है, और जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो रही है। इज दैट ट्रू और नॉट? आप समझ में आएगा? Yes, ma'am. को भी क्लियर, नैनो को भी क्लियर, वर्षी आपको भी क्लियर, राइट? हाँ, कृष, पलक, पूजा क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके, दैट्स गुड। चलिए, अब अगर हमें इससे चीजें समझ में आती है तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि इंटेंसिटी जो एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग आती है उसके अंदर हमें यहाँ पे वेव में पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये चीज आती है। ठीक है, इसका बकायदा प्रूफ है, कभी किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बोल दूं कि मीडियम इज सेम, हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे, तो अगर मीडियम सेम है तो क्या वेव का स्पीड और वेव का मतलब ये जो डेंसिटी है मीडियम का, ये भी तो सब सेम हो जाएगा ना, कांस्टेंट। मीडियम सेम मैंने बोल दिया, और मैंने बोल दिया कि हम सोर्स भी सेम ही रख रहे हैं, सोर्स भी चेंज नहीं कर रहे। तो बेटा फ्रीक्वेंसी तो सोर्स डिपेंडेंट टर्म है, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी सेम, वी भी सेम, रो भी सेम, एफ भी सेम, ये पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया ना। तो इसीलिए इंटेंसिटी को के ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, के ए स्क्वायर भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस के इज द कांस्टेंट। और किस कंडीशन में, इन कंडीशंस में, जब मीडियम सेम हो और जब सोर्स सेम हो। इज दैट फाइन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलिए, अगर हमारे पास ये चीज है तो बेटा अभी जो आपने एक्सप्रेशन निकाली थी ए स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर 2 प्लस 2a1 a2 cos फाइव, तो इसके अंदर हम इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में भी रख सकते हैं ना भाई। देखो I1 क्या हो जाएगा, के A1 का स्क्वायर, I2 क्या हो जाएगा, के A2 का स्क्वायर। दिक्कत थोड़ी है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहां आ जाएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। अब एक बात मुझे बताओ, हमारी यूजुअल यही तो एक्सपेक्टेशन होती है
कि अगर कोई सोर्स है दो, उनका इंटेंसिटी आई है, तो उनका जो सम होगा वो I1 I2 होना चाहिए, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा आई, और यही जो टर्म एक्स्ट्रा आई है ना बेटा, यही जो एक्स्ट्रा टर्म है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस टर्म। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा इस एक्सप्रेशन से कि जो इंटेंसिटी है वो फाई पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बराबर है, cos phi इज गोइंग टू वेरी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन फाई। फाई क्या था? फेज डिफरेंस। और बेटा ये फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा था पाथ डिफरेंस पे। तो ये फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता था? पाथ डिफरेंस पे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको पाथ डिफरेंस का जो भी फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। आपने फेज डिफरेंस देखा था वो था k x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला चीज रख देते हैं। आपको पता है k क्या है? वेव नंबर। k को हम 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। Yes, ma'am. Very important, very important. I repeat, it is very important. यहाँ पे ये क्या है, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। दिस इज फेज डिफरेंस एंड दिस इज पाथ डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब हमें समझ में आता है कुछ कुछ चीजें कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर? फेज डिफरेंस पर, है ना। फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा है पाथ डिफरेंस पर, तो इट्स ऑल अबाउट पाथ डिफरेंस ना। तो अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं दो तरीकों से। हमारे पास बेटा दो टाइप के इंटरफेरेंसेस आते हैं। एक आता है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, और बेटा एक हमारे पास आएगा डिस्ट्रक्टिव। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। दूसरा आएगा डिस्ट्रक्टिव। देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ये दोनों ही बेटा मैक्सिमम हो। और ये मैक्सिमम कब होंगे? जब cos फाई मैक्सिमम हो, क्योंकि एक यही चीज अभी आपने देखा वेरी कर रही थी, इसी चीज पे इंटेंसिटी डिपेंड कर रही थी, है ना। और cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बेटा? अगर आपको पता हो तो इट इज +1। फाई का वैल्यू क्या है? cos फाई कब कब +1 होता है? तो 0 पे होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है ना। इस तरह से होता है। इसको आप कंबाइन करके ऐसे मतलब लिख सकते हो जनरल फॉर्म में कि फाई इज इक्वल टू 2n पाई, बिल्कुल लिख सकते हो। Yes, ma'am. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप पाथ डिफरेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो आपके पास ये एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे फाई की जगह आप 2n पाई रख दीजिए, है ना। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो कलर चेंज कर देते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ से। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपके पास बचा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के लिए ये टर्म आती है। दीज आर द कंडीशंस ऑफ गेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन करना है तो हमको ये कंडीशंस लानी पड़ती है। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव की। बेटा डिस्ट्रक्टिव के अंदर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों ही होते हैं मिनिमम, राइट, मिनिमम होते हैं। कब होंगे? जब वेरिएबल फैक्टर ही cos फाई है तो cos फाई पे डिपेंड करेंगे। cos फाई हमें पता है कि नेगेटिव होता है -1 पर। अब किन किन एंगल्स पे होता है? तो पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है, 5 पाई पर होता है।
7 पाई पर, सो ऑन। इसको आप अगर जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 बाय पाई, 2n + 1 इंटू पाई, राइट। बस अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो एक तरफ हमने लिख दिया 2n + 1 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू व्हाट, डेल्टा एक्स। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स मिल गया 2n + 1 लैम्डा बाय 2, यानी कि लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स अगर हैं तो हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। लैम्डा बाय 2 पर, 3 लैम्डा बाय 2 पर, 5 लैम्डा बाय 2 पर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये कंडीशंस आ गई हमारे पास किसकी बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, हाँ या ना? Yes, ma'am. दैट्स गुड। अब मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन था कि जो ये इनिशियल कंडीशन ली थी हमने, एक सेकंड रुकना, ये वाली, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ओमेगा टी दोनों में सेम लिया, ये ओमेगा सेम लिया है। ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसा क्यों करा मैंने क्यों ऐसा बोला कि भाई आप सोर्स की जो फ्रीक्वेंसीज है उनको बराबर लो। तो एक ये हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, y frequency of two different sources are supposed to be same। क्यों, राइट, ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं ऐसा बोल रही हूं आपको कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, दो डिफरेंट सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी आप सेम लो। बट आप तो क्वेश्चन करोगे ना, मैम ऐसा क्यों? भाई हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स डिपेंडेंट टर्म है। अगर आप सोर्सेस डिफरेंट ले रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्यों सेम ले रहे हो? तो देखो उसका एक सिंपल सा रीजन है, एक सिंपल सा रीजन है, सो दैट फेज डिफरेंस कुड बी टाइम इंडिपेंडेंट, ताकि हम किसी तरह से फेज डिफरेंस को टाइम इंडिपेंडेंट बना पाए। अब ये चीज क्या है, अब एक बार मुझे बताओ, अगर वो दो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, अगर जो सोर्स यहां था S1 और जो सोर्स यहां था S2, यहां कोई पार्टिकल था, कोई पॉइंट था P, अगर यहां पे हम सेम फ्रीक्वेंसीज नहीं लेते, ये X1 ये X2, तो आप क्या लिखते हैं इस पॉइंट P पर? आप इस पॉइंट P पर Y1 तो यही लिखते ना बेटा, A1 साइन ω1t प्लस KX1 प्लस 5, ये लिखते ना। Y2 क्या लिखते हैं? Yes, ma'am. A2 साइन ω2t प्लस KX2 प्लस 5, बिल्कुल आप यही लिखते हैं। अब इसमें मुझे फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज तो ये रहा ना, फेज तो ये रहा। Yes, ma'am. डिफरेंस अगर मैं निकालती तो क्या इस बार ये नहीं आता, ω2 माइनस ω1 इंटू टी प्लस X2 माइनस X1 इंटू के, आता ना ये फेज डिफरेंस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमने फेज डिफरेंस डिस्कस किया और इस वाले फेज डिफरेंस में क्या फर्क है? भाई ये वाली टर्म तो पिछले में भी थी, ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई, और ये टर्म अपने साथ आई तो आई, टाइम को भी ले आई। अब होगा क्या, ये बना देगी इसको टाइम डिपेंडेंट फैक्टर, ये है टाइम डिपेंडेंट टर्म। मुझे अगर फेज डिफरेंस को टाइम इंडिपेंडेंट बनाना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। और क्यों मुझे फेज को इंडिपेंडेंट बनाना है, उसका वजह है। एक बात मुझे बताओ, होगा क्या अगर दो सोर्सेज हैं साउंड के, ठीक है, कहीं इधर 3-4 बच्चे खड़े हैं, सब बच्चों का उन सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट पाथ होगा, है ना? तो जो भी वेव्स उन बच्चों तक आ रही होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ ट्रेवल करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट पाथ डिफरेंस रहेगा।
अगर सबके लिए पार्ट डिफरेंस अलग है तो मुझे बताओ क्या सबके लिए वहां जो सुपरपोजिशन होगा वो भी डिफरेंट होगा ना, क्योंकि वो कॉस फाई पे डिपेंड कर रहा है। जो Yes, इंटेंसिटी है ma'am. वो भी सबके लिए डिपेंड होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, पार्ट डिफरेंस सभी के लिए अलग है। तो बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां पर सोर्सेस को सेम फ्रीक्वेंसी वाला ना लूं तो बेटा जो बच्चा एक जगह खड़ा है ना उसको एक ही जगह पर कभी तेज आवाज, कभी कम आवाज, कभी तेज आवाज, कभी बिल्कुल ही आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अभी टाइम डिपेंडेंट फैक्टर हो गया। अब डेल्टा फाइव जो है ना वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो बंदा एक जगह खड़ा है उसको चीजें सही सुनाई दे, चाहे मंदी तेज या बिल्कुल ना सुनाई दे, पर वो चीज ये ना हो कि एक ही जगह पे कभी बहुत तेज, कभी बहुत कम, कभी बहुत कम। क्यों? क्योंकि हमें ये डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा, हम स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं फॉर टाइम बीइंग जस्ट थोड़े से टाइम के लिए आपको कहूं कि आप एक बार सोर्स की जगह लाइट वाला चीज कंसिडर करो, कि साउंड सोर्स की जगह लाइट सोर्स कंसिडर करो, तब क्या हो रहा होगा कि एक ही पॉइंट पे कभी बहुत डार्क, कभी बहुत तेज, कभी बहुत तेज, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, ये हो रहा होगा एक ही पॉइंट पे। तो क्या होगा उस पॉइंट पर कि एक आपको सिंपल पैटर्न, एक बिल्कुल स्टेबल पैटर्न तो मिलेगा ही नहीं। एक ही जगह पे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट होता रहेगा एक ही जगह पे। तो हम उसको स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। हमको स्टडी करने के लिए एक स्टेबल, एक सस्टेन्ड पैटर्न चाहिए रहता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस के लिए को टाइम इंडिपेंडेंट बनाते हैं। और टाइम इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 को सेम लेते हैं। अगर किन्हीं दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो बेटा वो जो दो सोर्सेस होते हैं उन्हें बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस जिनमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Fine. दैट्स वेरी गुड। आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स की, उनके रिफ्लेक्शन की, ट्रांसमिशन की। सो दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Bye.